नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। हमने इससे पहले भी क्लासेस बनाई हैं जिन पर हमने संविधान पर चर्चा की है और हमने डिटेल में जाने का प्रयास किया है, और आज उसी डिटेल को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान की विशेषताओं को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा संविधान है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत से मैं फैक्ट्स ऐसे लेके आता हूं जो आपने शायद पहले सुने हो या देखे हो, लेकिन यहां से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अपनी आप एक कॉपी बना लीजिए, एक पेन लेके बैठिए, जो भी यहां से नई जानकारी मिलती है उसको तुरंत के तुरंत नोट डाउन कीजिए, जो कि आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने हमारा वीडियो देखा और आप चुपचाप शांति से बैठ गए, ऐसे कुछ नहीं याद रहता है। लास्ट में आप ये कहोगे कि फला कोचिंग बढ़िया नहीं थी, कि फला वीडियो अच्छा नहीं था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, पता नहीं कब कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ जाए। नंबर 2 कह रहा है आपसे कि मूल रूप से संविधान 1949 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, जब संविधान बना था 1949 में, जब एक तरीके से ये पूरी तरीके से बन गया था, तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि आज बढ़कर 495 से भी ऊपर अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन को, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 4 नंबर आपसे कह रहा है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वेरी सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कह रहा है भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, यह दोनों का मिला जुला रूप है। नंबर 6 है यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया कि जहां पर हम, यानी कि भारत स्वयं में अपने विधि का निर्माण करने में सक्षम है, अपने कानूनों का निर्माण करने में सक्षम है, न्याय करने में सक्षम है, यानी कि वो किसी बाहरी तंत्र के भरोसे नहीं रहा। और दूसरा, लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ होता है? पहले चलता था राजतंत्र। राजतंत्र में राजा होता था, उसका पुत्र राजा बनता था, पुत्र का पुत्र राजा बनता था। एक तरीके से पूरी व्यवस्था ही आपकी वंशानुगत होती थी। ठीक है, एक ही परिवार के राजा महाराजा बनते चले जाते थे। वो राजतंत्र था, वहाँ पर प्रजा का राजा के बनाने में या राजा को कुर्सी से हटाने में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि राजा तो खत्म हो गए, अब प्रजा ही यह तय करेगी कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा या हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। अपने स्वयं से कोई वंशानुगत नहीं हो सकता है, वो प्रजा के द्वारा ही निर्वाचित होकर के आएगा। 7 आपसे कह रहा है कि इसमें सभी भारतीयों के लिए मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। क्या आपको पता है कौन सा मौलिक अधिकार आप खत्म कर दिया गया? आपका संपत्ति का अधिकार जो था वो खत्म करके उसको कानून बना दिया गया है। ठीक है, अब आपके पास 6 अधिकार हैं सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी संविधान की प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना भाई, देखते हैं इसको भी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा डॉट लेता हूं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कहां प्रस्तुत किया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या उसमें कहा गया रूपरेखा उसकी क्या थी? उसकी थी संविधान की भावी रूपरेखा, यानी कि एक संविधान कैसा होना चाहिए। दूसरा नंबर आपसे कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव वही नेहरू जी ही लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को। 3 नंबर पर लिखा हुआ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के अनुसार उद्देश्य का संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है?
उसके अनुसार उद्देश्य का संविधान का अंग तो है, लेकिन इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। नंबर 4 आपसे कह रहा है उद्देश्य का, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, का इससे अलग हो गया, उद्देश्य अलग हो गया, का अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य का मैंने लिखा था, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा इस बात के लिए। नंबर 4 आपसे कह रहा है उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? उद्देशिका को। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। इस बात को समझिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। अगला नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आगे। नंबर 5 कह रहा है उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कई जगह देखने को मिलेगी। ये संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है, शुरुआत में ही लिखी है, हम भारत के लोग। ये शब्द क्या स्पष्ट करता है? ये शब्द स्पष्ट करता है भारत की संप्रभुता को। ये शब्द स्पष्ट करता है कि भारत की जो शक्ति है, भारत का जो संविधान है, भारत की जो न्याय प्रणाली है, ये सब कुछ जनता में निहित है। कोई भी व्यवस्था भारत की जनता से बाहर नहीं है। जनता निर्णय करेगी कि भारत की व्यवस्था कैसी हो, विधि कैसा हो, न्याय कैसा हो, ये सब जनता के ऊपर डिपेंड है। नंबर 6 कह रहा है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जगह पर चला है। जैसे मान लीजिए राजा है, उसका पुत्र राजा हो गया, पुत्र का पुत्र राजा हो गया, कुल मिलाकर के एक ही परिवार के सदस्य राजा बनते चले जा रहे हैं, एक ही वंश के सदस्य राजा बनते चले जा रहे हैं, तो वो वंशानुगत हो गया। लेकिन जहाँ पर निर्वाचन प्रणाली होती है वहाँ पर वंशानुगत श्रेणी नहीं आती है। और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसलिए यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है, ना कि वो खुद से या वंश के आधार पर चुनकर आते हैं। नंबर 7 कह रहा है आपसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता तथा अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये आपका यहाँ पर सीधा सीधा बन जाता है, मैंने आपको कई बार कई जगह पर ये आया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन 1976। अब कोई पूछे भाई 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। यही आपका मिनी संविधान कहा जाता है। आपसे कह रहा है कि उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई और इसी कारण से भारत में 26 नवंबर विधि दिवस लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया है कि अगर आपसे पूछे कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये संविधान के अंगीकरण की तिथि थी। ठीक है। नंबर 9 कह रहा है आपसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध, ऐसे कुछ अनुच्छेद थे वो संविधान की स्वीकृति के तुरंत बाद यानी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। दो बार मैं बोल रहा हूँ एक लाइन को, दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में घुस जाए, एकदम पैठ बना ले, आप ना चाहते हुए भी उसको ना भूल पाए। ठीक है, जहाँ भी खड़े हों, कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप खटाक से उसका आंसर दे सकें। लास्ट हमारे सामने जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 10, ये आपसे कह रहा है कि आखिर अंततोगत्वा यानी कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास अपनी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई न्याय तंत्र नहीं था, कोई कानून नहीं था और इन्हीं सब को बनने में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का समय लग गया और 26 जनवरी 1950 को हम संप्रभुत्व हो गए। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न हो गए, हम
संविधान, हमारा अपना संविधान हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हुआ 26 जनवरी 1950, यानी कि उसी दिन से हम प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए। अभी हम लोगों ने संविधान के जो विशेषताएं थी, संविधान पर चर्चा की थी, हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी चर्चा की है। आज के वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर कोई कमी रह गई उस वीडियो में तो उसको भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना। शर्माने की, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक से एक अच्छे इम्प्रूवमेंट्स के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आते रहेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा, वही रोज़ वाली बात, कि एक बार हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।